हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम 3 फेस इंडक्शन मोटर के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। टॉर्क हमने आपको बताया था, टॉर्क होता क्या है। चलिए एक बार और पूछ लेते हैं, आप लोगों को टॉर्क पता ही नहीं पता है। चलो मोहित खड़े हो, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क किसे कहते हैं? बताया था तो बताओ ना। तो तुम बताओ दो दिन। कोई वस्तु है उसके चारों क्रिया करने की मतलब घूमने की क्रिया को मतलब टॉर्क क्या होता है कि जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु को किसी अक्ष के पैता घुमाने के लिए एक बल लगाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। ठीक है। किसी निश्चित अक्ष के पैता किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति को टॉर्क कहते हैं, ठीक है। अब देखो टॉर्क मैंने बताया था कि डीसी मशीन में क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA होता है, ठीक है। अब ये आपकी क्या डीसी मशीन है, ठीक। तो डीसी मशीन में cos फाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डीसी में क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर, ये आपका किसके लिए है? डीसी मोटर के लिए। अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मतलब क्या, प्योर एसी है। तो उसमें क्या होगा कि वोल्टेज और करंट के बीच में फाई एंगल आ जाएगा, इसको हम लोग cos फाई बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 फाई cos फाई 2, ठीक है। मतलब इस रिलेशन से ये निकलता है कि जो आपका टॉर्क होगा वो I2 करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके? फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और cos फाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। अब इसमें भी दो कंडीशन आती है, एक स्टार्टिंग टॉर्क होता है, एक रनिंग टॉर्क होता है, ठीक है। एक स्टार्टिंग टॉर्क होता है, एक रनिंग टॉर्क होता है, ठीक। ये कंडीशन मैंने बता दी थी, ये हमने बताया था लेक्चर में कि अगर प्योर रेजिस्टिव हो तो क्या होगा और प्योर इंडक्टिव होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बेटा, हमने टॉर्क बताया था T इज इक्वल टू K टाइम्स फाई I2 cos फाई 2 बताया था, ये तो बताया था। अब जो आपका EMF होता है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये ना पूछना कैसे होता है, तो पूछ लोगे तब भी बता देंगे, नहीं पूछोगे तब भी बात ही नहीं। तुमको हमने बताया था फैराडे का नियम, जितना फ्लक्स कटेगा उतना EMF उत्पन्न होगा, ठीक। मतलब कि E इज इक्वल टू -NdΦ/dt। देखो मैं बार बार कहता हूं, कोई चीज पढ़ो तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो, ठीक। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से अगर हम n को कांस्टेंट मान लें तो क्या है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dΦ/dt। तो हम क्या कह सकते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फाई क्यों होगा,
जितना आपका फाई कटेगा उतना ही आपका फ्लक्स उत्पन्न होगा, सॉरी ईएमएफ उत्पन्न होगा। इतना क्लियर है? तो भैया हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाई की जगह पे ई रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी के टाइम्स E2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, cos phi2 हो जाएगा। समझ में? अब हमने एक चीज बताई थी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलो देखते हैं किसको याद है। चलो अजूत तुम बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ाया था हमने, उसका काम मुझे देख रहे बताओ। भूल गए उसको, क्या वो चुप कर रहे हो गौरव? विकास बताओ। गुड, वेरी गुड। तुम लोग गधे हो सही में, पढ़ते नहीं, बैठ जाओ। तो हमने क्या बताया था, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब इसको हटाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, के फाइव होगा, इसको हटाओगे तो के फाइव होगा। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे इसको हमने क्या ले लिया, K1, क्या ले लिया, K1, ठीक है। सो अगर यहां पे अगर हम फाइव की वैल्यू निकालें यहां से तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E अपॉन K1, सॉरी E2 कर दो, E2 अपॉन K1 होगा ना। तो यहां रखो, तो यहां पे फाइव इक्वल टू, यहां पे फाइव था, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, K टाइम्स E2 अपॉन K1 I2 cos phi2 होगा। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, K1 अपॉन, ये हो गया E2 I2 cos phi2। अब हमने क्या कर लिया, K अपॉन K1 को मैंने लिख दिया K2, ठीक है। इसको अपॉन में इसको बराबर में कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है। सो क्या हो जाएगा, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K2 E2 I2 cos phi2, ये हुआ, आ रहा है, ठीक। अच्छा, जब हमने पावर का फॉर्मूला बताया था, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू K2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हो। तो यहां से क्या रिलेशन आया, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2, मतलब जो टार्क होगा वो क्या होगा, शक्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, कोई डाउट? तो कह सकते हैं कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पावर इन रोटर। रोटर में जो पावर होगी वो क्या होगी, P2 होगी। E2 मतलब क्या है, E1 E2 I2 cos phi2 की मतलब क्या है, रोटर की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, रोटर की बात हो रहा है। ज्यादा समझना है तो हमारी लैंग्वेज समझो। अगर हम इसको ऐसा कर दें, T इज इक्वल टू K2 PR मतलब पावर इन रोटर, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा,
इतना समझ में आया? अब हमने क्या बताया, टार्क दो प्रकार का होता है, एक स्टार्टिंग टार्क, एक रनिंग टार्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क कहाँ होता है? अरे यार, मोटर स्टार्टिंग मतलब स्टेटर में स्टार्ट होगा ना, और रोटर टार्क कहाँ होगा? रोटर में होगा। तो मतलब मोटर आपकी क्या है? स्तंभ अवस्था में, मतलब स्टैंड स्टिल अवस्था में। तो जो टार्क उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे स्टार्टिंग टार्क। ठीक, मैं इतना समझ में? स्टार्टिंग टार्क स्टार्टिंग टार्क, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन आता है? ऐसा आता है ना, तो ऐसे बोलोगे ना, टी एस। क्या बोलोगे? टी एस एस। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, और टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी आई रखो ना पे, तो I2 रखो। ये आगा क्या? 5। ठीक, अब तीनों को मिला दो तो टी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5I2 cos phi2। ठीक, अब भैया इसको किए तो तुम लोग क्या आया था? टी एस इक्वल टू के टाइम्स K2 E2 I2 cos phi आया था नहीं? हाँ, अच्छा भैया हमने I2 को वैल्यू निकाली थी, कुछ याद है? R2 अपॉन, याद है कुछ? रोटर की करंट, रोटर का बताया था। पावर फैक्टर भी क्या बताया था? R2 बाई, नहीं यार, हाँ यही तो था। ये A2 अपॉन Z2 हो जाएगा बाय द ओम्स लॉ, याद आया कुछ? और ये cos phi हो जाएगा R बाई Z R2, तो यहां पर रख दो। तो K2 E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 ही रहेगी, और I2 की वैल्यू क्या होगी? E2 बाई Z2, और इसकी वैल्यू R2 बाई। तो भैया क्या इक्वेशन आई? K2 E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 का, ये आपका क्या होगा? स्टार्टिंग टार्क हो गया। जो आपका स्टार्टिंग टार्क होगा भैया यही हुई, ये आपका स्टार्टिंग टार्क हो गया। इतना समझ में आया? अच्छा चलो मिटा रहे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो जो टार्क है, ठीक है, हमने टार्क बताया कहां पे होगा? जब आपका मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में, स्टार्ट नहीं है, जब स्टार्ट हो जाएगा तो रोटर पे जो टार्क है वो रोटर टार्क होगा, वो आगे बताएंगे, उसमें स्लिप आ जाएगा। बताया था ना कि रोटर और स्टेटर में स्लिप का अंतर होता है, बताया था। अब देखो हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन
between TS and V। देखो TS क्या है, स्टार्टिंग टार्क है, V क्या है, सप्लाई वोल्टेज जो हम सप्लाई देंगे। ठीक, अब देखो हमेशा याद रखना जो आपका E2 होगा वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, और करंट किसके डायरेक्टली होगा, वोल्टेज के। कुछ याद आया? नहीं है? नहीं है? सही बताओ, सब याद आ गया? क्या बताओ? हमने जब तुम लोग को बैक ईएमएफ पढ़ाया था, बैक ईएमएफ पढ़ाया था, डीसी मोटर पढ़ाए थे, तो बैक ईएमएफ आया था, उसमें क्वेश्चन था कि बैक ईएमएफ की दिशा कैसी होती है, किसके विपरीत होती है, याद आया? ऐसे में हमने जब डीसी में बैक ईएमएफ पढ़ोगे तो क्या होगा, जब हमने बैक ईएमएफ पढ़ाया था तो बैक ईएमएफ पढ़ाया था ईडी, ठीक। अब हमने ये बताया था कि बैक ईएमएफ की दिशा कैसे निकालोगे, किसके होगी, तो हमने फैराडे का नियम पूरा बताया था, याद आया कुछ, कि ये किससे उत्पन्न हुए, मतलब ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी एन डी फाई बाई डी टी, मतलब जब भैया आपके फ्लक्स कटे तो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा। इतना क्लियर है? अब भैया फ्लक्स कहां से आया, फ्लक्स तो कट गए, अब ईएमएफ फ्लक्स कहां से आया, तो जब हम कॉइल में करंट फ्लो करते हैं, ठीक, ये आपकी कॉइल है, तो इसमें करंट फ्लो होती है, तो भी क्या होते हैं, फ्लक्स जनरेट होता है इससे, तो किसके आगे, आई, मतलब फ्लक्स का कारण क्या है, आई का। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। भैया जब ये है तब आई है, नहीं तो नहीं है, क्लियर हो? अब भैया करंट कहां से आई, एक जब छोटे थे तो एक कहानी पढ़े थे, अधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। क्या था उसमें, कहानी क्या था कि एक बकरी थी, वो दीवार में दब के मर गई। पढ़ना तो बहुत बढ़िया कहानी है, ठीक है, तो वो एक के साथ एक तार जोड़े आते थे उसमें, ठीक। तो भैया करंट कब होगी, करंट जब होगी जब हम सप्लाई देंगे, बाय द ओम्स लॉ, बाय द ओम्स लॉ। तो भैया कौन मिला के लास्ट में कौन आ गए, वोल्टेज आ गए। तो भैया सबकी लिंक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक। तो वही उन्होंने कह दिया कि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आया? देखो मैं पूरी कहानी समझा दी, ठीक। अब इनका यूज होगा, बहुत यूज है इनका, ठीक। अच्छा, देखो अगर हम इनको ले लें तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो भैया हमने क्या कर दिया, इनको दे दिया E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हटाएंगे तो यहाँ पर हमने कह दिया K3 कर दिया। अरे K2 तो नहीं लिया हो ना, उसके बाद का लोगे ना, हर चीज में एक ही कांस्टेंट लोगे तो घसड़ पसड़ हो जाएगा ना यार, ठीक। तो ये क्या होगा, K3 हो गया। इतना क्लियर है? तो भैया E2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हो। तो टार्क इज डायरेक्टली K2 E2 I2 cos phi2, यही तो था, यही तो था। तो भैया K2, अच्छा, तो अब इसके बाद भी हमने रिलेशन निकाली थी अभी लास्ट में, स्टार्टिंग टार्क की जो रिलेशन क्या निकाली थी लास्ट में, अभी बताया था, नोट किए थे? नहीं नोट नहीं किए। क्या रिलेशन आई थी, ये आई थी K2 E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर, यही तो आया था। तो यहाँ पे हमने E2 की जगह क्या रख देंगे, ये रखेंगे,
K3V। तो रखो, तो TS इक्वल टू K2 K3 का स्क्वायर V स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। कंपनी का नाश काटे मर जाते हैं सारे, गिरा दो सर। संतोष से बहुत मारेंगे, उनके पेट्रोल फाइल गिरा रहे। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 की यहाँ क्या रख देंगे K3V, ठीक। तो K3 स्क्वायर क्या हो V स्क्वायर, क्या अरे क्यूब नहीं स्क्वायर है। वाह आवाज, वेरी गुड, मतलब देख रहे हो तुम, ठीक। अब ये देखो, ध्यान से देखो भैया, ये क्या है, ये कांस्टेंट ही तो है भैया, कांस्टेंट ही तो है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगा दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई Z2। तो जो आपका टार्क होगा किस पे डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग टार्क वोल्टेज सप्लाई पे, रेजिस्टेंस पे और Z2 पे, ठीक। तो अब कहा जाए कि तुमसे पूछा जाए, ठीक, हमसे तो पूछेगा तो हम बता ही देंगे, अगर तुमसे पूछा तो क्या बताओगे। देखो ये क्या है आपका, V क्या है आपका, सप्लाई वोल्टेज, और ये R2 क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस, रोटर। अब इतना दिमाग तो लगा सकते हो कि TS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। मतलब अगर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो टार्क बढ़ेगा। अब यही पे कुछ समझ में आना चाहिए तुमको। और R2 अब क्या दिया, TS इक्वल टू 1/R2। भैया इनको बढ़ा दो तो ये आपके कंट्रोल हो जाएंगे, इनको घटा दो तो ये बढ़ जाएंगे, समझ में आया। अब यहीं पे एक कहानी तुमको बताने जा रहा हूं। देखो V स्क्वायर है, तो बेटा जब इंडक्शन मोटर आपकी स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग टार्क वही तो होगा। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो टार्क ज्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर हम घटा देंगे तो टार्क कम होगा। समझा नहीं समझा? तो यही लिए इसी चीज को कंट्रोल करने के टार्क को हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। यही चीजों, कुछ स्टार्टर आपके इस सिद्धांत पर काम करेंगे, कुछ स्टार्टर आपके इस सिद्धांत पर काम करेंगे। इन दोनों चीज का यूज करके हम लोग क्या टार्क को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। जैसे आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ठीक, स्टार में हम लोग करते हैं, बाद में डेल्टा कर देते हैं, ठीक। ये क्या होता है, एक होता है डोल स्टार्टर, वहाँ पर रेजिस्टेंस प्रयोग होगा। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो भी वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटा बढ़ा देता है। तो भैया जब वोल्टेज घटा बढ़ा दोगे तो टार्क अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। डोल स्टार्टर पर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। स्टार डेल्टा पढ़ाई तुमने, और कौन सा होता है बाकी जब आएगा तो बता दें, ठीक। तो इन्हीं ये तो भैया है, इन्हीं को दिमाग में रख के स्टार्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझे? क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? मोहित साथ में बैठ रहे हैं, देख रहे हो? अच्छा, जो हमने नोट दिए उनमें सब लिखा है।
अरे ये रिलेशन था ना यार, टी, तुम लोग भूले भी नहीं, ये था ना टी डायरेक्टिव ऑफ v स्क्वायर बाई R2 था ना। तो इससे रिलेशन क्या है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो टार्क बढ़ेगा, और ये था ना R2, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टार्क बढ़ेगा, रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टार्क बढ़ेगा। ठीक है, इन्हीं दोनों को यूज करके हम लोग स्टार्टर प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या हो, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, उठा लेंगे। किसका कॉल आ रहा है? उठा लेंगे। देखो पापा का तो नहीं आ रहा। कंपनी का। कंपनी का, ठीक। आप देखो स्टार्टिंग टाइम मैक्सिमम कब होगा। देखो कोई भी चीज होती है कब मैक्सिमम होगी कब कम होगी, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, टी एस इक्वल टू के टाइम्स बी स्क्वायर R2 बाई Z2। ये आपका क्या स्टार्टिंग टार्क है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, तो देखो मैक्सिमम निकालने कंडीशन तुम लोग में नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन लगेगा। डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा होगा, किसने किसने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, अवकलन किसने किसने पढ़ा है, इंटर पढ़े हो, इंटर साइंस मैथ से पढ़ा है, पास हो। तो ये जो होता है मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन से निकाला जाता है। ठीक, तो अब मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क। मैक्सिमम टार्क कब होगा स्टार्टिंग, जब R2 की वैल्यू X2 के बराबर होगा। R2 क्या है, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, और X2 क्या है, रोटर रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस। जब रोटर का रेजिस्टेंस रोटर के रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा तो आपका जो स्टार्टिंग टार्क है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। दोनों बराबर है। हाँ, तब स्टार्टिंग टार्क जो होगा आपका मैक्सिमम है। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा ध्यान से देखो, यहां पे देखो अगर यहां पे इसको हम कांस्टेंट कर दें, सप्लाई वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। ठीक, तो टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स। ठीक, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा, और Z2 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर R स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा, बताया था। Z2 इक्वल टू क्या होगा, बताया था ना, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, एसी फंडामेंटल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा ना बेटा। अब यहाँ पे क्या है, R2 X2 के बराबर है, तो यहाँ पे X2 की जगह हम R2 रख सकते हो ना, तो क्या मिल जाएगा, इसको K5 कर लो। ठीक है, K5, तो ये हो जाएगा आपका R2 अपॉन 2 टाइम्स हो जाएगा, R2 हो जाएगा ना 2 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो गया,
तो जो स्टार्टिंग टार्क आपका क्या आ जाएगा, K5/2। अब स्क्वायर नहीं होगा ना ये, एक के बाद कैसे यहाँ पे R2, यहाँ सिंगल R2 था, ठीक है, सिंगल R2 था, ये R2 में ध्यान दीजिए। तो ये कैसे रहेगा, तो यहाँ पे बचेगा R2 अपॉन, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2R2 बचेगा। क्या बचेगा, 2R2। 2R2 कहो या 2x2 कहो, एक ही बात है ना। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम टार्क। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टार्क। इसको सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम की वैल्यू कंडीशन रखने के बाद तो मैक्सिमम टार्क की तो आएगा ये वैल्यू। और जो आपका ये टार्क है, ये क्या है, स्टार्टिंग टार्क, ये है K टाइम्स, अरे यार चाचा, K5 भी रखो इसको। ये हो जाएगा आपका R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यही तो होगा। यहाँ पे हमने इसमें मैक्सिमम कंडीशन रख के तो जो टार्क हमको मिला वो क्या होगा, मैक्सिमम टार्क होगा, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क। TM क्या है आपका, TM क्या है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क है। और ये क्या आपका स्टार्टिंग टार्क है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। अब दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो TS अपॉन TM, TS अपॉन TM, इनको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, इनको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारी कंडीशन ये आ जाएगी 2A अपॉन A स्क्वायर प्लस 1। मतलब स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क का जो रिलेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा 2A अपॉन A स्क्वायर प्लस 1। अब A पूछो क्या है, A जो है, A की वैल्यू होगी आपकी R2 अपॉन X2। R2 अपॉन X2 की जो वैल्यू होगी इसको मैंने मान लिया A। मतलब रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस का जो रेशियो है उसको मैंने मान लिया A मान लो चाहे, अब क्योंकि K मान नहीं सकते तो K ऑलरेडी मान चुके हैं, यहाँ B भी मान सकते हो, C भी मान सकते हो, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन कितना आया, स्टार्टिंग टार्क अपॉन स्टार्टिंग मैक्सिमम टार्क इक्वल टू 2A अपॉन A स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे A की वैल्यू क्या है, R2 अपॉन X2, ठीक। हम तुम लोग को इसलिए सब पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम लोग का ITI का लेवल थोड़ा हाई हो गया। मैंने पहले बताया था कि अब ITI BTech वाले भी कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक वाले भी कर रहे हैं, तो तुम लोग थोड़ा अपना लेवल हाई करो, ठीक। समझ में आया, ये K5 कहाँ से आया? देखो K4 हमने K4 तक लिया था, ठीक। अरे तुम इसको K ही रखो यार, कांस्टेंट ही तो है, K ही रखो, क्या दिक्कत। असल में हमने K1 लिया, K2 लिया, K3 लिया, उसके बाद K4 है, उसके बाद हमने आगे का ले लिया कांस्टेंट, ठीक। तुम्हारा मन करता है K रखना तो K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कांस्टेंट ही, ठीक। क्लियर है, कितना हो जाए, देखिए स्टेटर का हमने अभी आप लोग का क्लियर कर दिया। अब हम बढ़ते हैं रोटर की तरफ, ठीक। अब जो रोटर में आपका जो टार्क होता है, रोटर में जो टार्क होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे TR से, TR से, T
अब यहाँ पे जो टार्क होगा वो क्या होगा, फाई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो आपका टी आर होगा वो आई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो टी आर होगा वो आपके कॉस फाई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब तीनों इक्वेशन को अगर हम एक में मर्ज कर देते हैं, मर्ज मतलब तो जो आपका टी आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आर आई आर कॉस फाई आर। ठीक, अब इसको हम हटाते हैं तो भैया टोटल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा के फाई आर आई आर कॉस फाई आर। ठीक, तो जो आपका रोटर का जो टार्क होगा वो ये होगा। ठीक है, अब ध्यान दो भैया मेरे, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, बताया था पहले। तो भैया इसको हटाओ तो E2 इक्वल टू क्या होगा, यहां पर हमने लगा दिया केवल फाई। तो अगर हम यहां से फाई की वैल्यू निकालें फाई आर की, तो क्या हो जाएगा E2 अपॉन केवल। उठा के इसमें कोई दिक्कत, मोहित कहेंगे तो रखेंगे, मोहित रखें रख दें। तो टी आर इज इक्वल टू के अपॉन केवल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका E2 आई आर कॉस फाई आर। अब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसको बोल देंगे। भैया हमने के का यूज कर लिया, K1 का यूज कर लिया, अब किसका यूज करेंगे, K2 का। ठीक, यही तो बताया था हमने, K1 यूज कर लिया, K यूज कर लिया, K1 यूज कर लिया, K2। अब K2 जब यूज कर लेंगे तो क्या यूज करेंगे, K3। जब K3 यूज कर लेंगे तो K4। हर जगह एक एक चीज कर दोगे तो घबड़ सबड़ हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आर क्या हो जाएगा, K2 E2 आई आर कॉस फाई आर। समझ में आया इतना, कोई डाउट? अब हमने क्या बताया था, P इज इक्वल टू बी आई कॉस फाई, बताया था भैया। तो यहां पे रख दो, तो क्या हो जाए, टी आर इज इक्वल टू, वहां पे पी एस था, यहाँ पे पी आर हो जाएगा, तो K2 पी आर हो जाएगा। तो टी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी आर। मतलब रोटर का टार्क किसके समानुपाती होगा, रोटर की पावर के। ठीक, यहाँ आ रहा है, यहाँ तक आएगा। ठीक, अब देखो, अब रनिंग टार्क की बात करते हैं। ठीक, रनिंग टार्क, इससे क्या मतलब है कि ये पावर को अगर हम बढ़ाएंगे तो भैया टार्क भी बढ़ेंगे। मतलब अनुज और मोहित खुश साथ में रहते हैं, अनुज को खुश करेंगे तो मोहित भी खुश होंगे। ठीक, और मोहित को खुश नहीं करेंगे तो ये भी नहीं खुश होंगे। यही तो कहने का मतलब है इनका। ठीक, ये आपके क्या हो गए, मोहित हो गए, और ये आपके क्या हो गए, अनुज हो गए। और
आप ये समझ लो जैसे अजूद्दीन है, अजूद्दीन को खुश करेंगे तो आपके सुमित खुश होंगे, और सुमित को दुखी करेंगे तो अजूद्दीन को दुखी, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती ना, दोस्ती तो है यार। कल बड़े गले में गला हाथ डाल के जा रहे थे दोनों लोग, है ना? जा रहे थे, नहीं जा रहे थे? जा रहे थे ना। हम सब देखते हैं, हम बोलते नहीं कुछ। या ऊपर से चौक लिया है, चौक देखो उसमें क्या पड़ा है, पता नहीं चौक कहाँ रखी है। अब देखो कहाँ गए भाई साहब, ये है तो क्या जाएगा TR K2 E2 ER cos phi r होगा। ओके, तो भैया सब वैल्यू निकालो। अब देखो यहां पे रोटर की बात हो रही है, रोटर की बात हो रही है, तो हमने कुछ बताया था, हमने ये बताया था कि E2 इज इक्वल टू S ER, बताया था। ये आपका स्टेटर का ईएमएफ हो गया, ये आपका रोटर का ईएमएफ होगा। तो दोनों में R का डिफरेंस आता है, चाहे F का लो चाहे SF का लो, FR बताया था ना, ठीक। तो यहां पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, TR इज इक्वल टू K टाइम्स ER IR cos phi लिख सकते हो, ठीक। अब इसकी जगह हम कर सकते हैं K2 SE2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा SE2, और IR cos phi r। अब K2 हो जाएगा SE2, और इसकी हमने वैल्यू बताई थी, निकाल के बताई थी ना, अपॉन Z2, और इसकी वैल्यू बताई थी R2 बाई Z2। तो क्या आएगा K2 SE स्क्वायर R2 बाई Z स्क्वायर। ये आपका रनिंग टार्क हो गया, ये आपका क्या होगा रनिंग टार्क हो गया। रनिंग टार्क सब सेम है, लेकिन यहां पे स्लिप आ गई, सब सेम है, क्या आ गया यहाँ पे स्लिप आ गई। क्लियर है? चलिए बच्चों, कुछ आपको कुछ चीजें बताते हैं। देखिए, स्टेटर और रोटर में किसका डिफरेंस होता है? एस का, स्लिप का। जैसे मान लीजिए, अगर हम मान लें फ्रीक्वेंसी बात करें तो एफ आपकी क्या होगी स्टेटर फ्रीक्वेंसी, एफ आर इनको अगर हम एस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशियो होती है। अगर हम ईएमएफ की बात करें, इसका मान लेते हैं ईएमएफ स्टेटर का E1 है, तो इसका हम मान लेते हैं E2 है, तो इंटू एस होगा। अभी हमने आपको टार्क बताया, तो अगर हम टार्क इसको मान लें स्टार्टिंग टार्क TS, तो क्या आ जाएगा TR इंटू एस होगा, ठीक। इतना समझे? कोई भी चीज हो, ठीक। तो दोनों में, रोटर और स्टेटर में एस का डिफरेंस होता है, ठीक। चलो अब देखो, स्टार्टिंग टार्क हमने क्या बताया, TS इक्वल टू क्या था, K V स्क्वायर R2 अपॉन Z2 स्क्वायर, ये तो बताया। और हमने रनिंग टार्क क्या बताया, TR इज इक्वल टू, इसको भी K मान लो, V स्क्वायर R2। अभी डिपेंडेंसी नहीं बताई ना तुमको, चलो कोई बात नहीं। तो देखो,
हमने क्या बताया आपको तुमको टी आर इज इक्वल टू के टाइम्स एस ई टू आर टू स्क्वायर बाई जेड टू, यही तो बताया। तो भैया ई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी तो है ही है ना, यार तो टी आर इज इक्वल टू के टाइम्स एस वी स्क्वायर आर टू बाई जेड टू हो जाएगा, यही तो हुआ। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, एस का डिफरेंस आ रहा है, ये देखो ऐसे इसमें है नहीं है, ठीक। अगर दोनों डिवाइड कर तो क्या आ जाएगा, तो टी एस अपॉन टी आर इक्वल टू ऐसा जाएगा ना, बाकी सब कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टी एस इक्वल टू एस इंटू टी आर, वही चीज बताया हमने, आगे रिलेशन। अब बेटा ध्यान दो, हमने तुमको बताया था कि अगर रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब रोटर चल नहीं रहा है, उस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। गुड, तब स्लिप की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम स्टैंड स्टिल कंडीशन में बात करें, मतलब रोटर आपका चल नहीं रहा है, तो जो टार्क होगा, अगर यहाँ पे एस की वैल्यू हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, टी आर इक्वल टू के टाइम्स वी स्क्वायर आर टू बाई जेड टू हुआ ना, ये तो होगा, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन में देखो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी नहीं होगी। स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो आपका स्टार्टिंग टार्क है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, रनिंग टार्क के। हाँ, रोटर टार्क बोलो या रनिंग टार्क बोलो, एक ही बात, ठीक है, क्लियर है। चलो, और हमने तुमको रिलेशन बिटवीन सप्लाई वोल्टेज बता दिया, ये आ गया, यही आएगा, ठीक। चलो अब बात करेंगे कि रोटर टार्क मैक्सिमम कब होगा। जैसे स्टार्टिंग टार्क हमने मैक्सिमम बताया था, अब रोटर टार्क मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम रोटर टार्क कंडीशन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमने उसमें क्या बताया था, टी मैक्स कब होगा, बताया था कि R2 इज इक्वल टू X2 था, यही तो था। तो यहाँ पे हमने तुमको क्या बताया, दोनों में स्लिप का डिफरेंस होता है। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रोटर के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, S आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। है सेम कंडीशन, है ना सेम, लेकिन डिफरेंस किसका आ गया, S का आ गया, ठीक, ओके। अब बेटा ध्यान दो, हमने तुमको एक चीज बताई थी कि स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क का रिलेशन बताया था, बताया था, तो बोलो बताया था मुझे। तो क्या था, टी एस बाई टी एम इक्वल टू 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 था, यही था ना। अब देखो ये मैक्सिमम टार्क, ठीक, वैसे रखोगे। सिमिलरली ऐसे निकाल लेते हैं, सिमिलरली अगर हम इसमें करें तो क्या आ जाएगा, अब ये क्या होगा आपका, टी आर हो गया रोटर टार्क, ठीक, और टी एम क्या हो गया, मैक्सिमम रोटर टार्क। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो 2as अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। इसी तरह इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, मतलब ऐसा आ जाएगा, समझ में आया। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, हम पढ़ाते पढ़ाते थक गए, गला मेरा सूख गया, चक्कर आने लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपकी इंडक्शन मोटर की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।